हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे यूपी टेट के लिए। आज हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनता है। वर्णमाला दो शब्दों वर्ण धनमाला के योग से मिलकर बनता है। और वर्णमाला के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लगभग हर विगत परीक्षाओं में, छोटी हो या बड़ी हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम की हो, उसमें ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। तो वहाँ पे क्या होगा, वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो वहाँ पे ध्वनि होगा। वहाँ पे क्या होगा, ध्वनि होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछेगा तो वो वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो वो ध्वनि है। वर्तमान लेखन के आधार आधार पर स्वर और व्यंजनों की टोटल संख्या 52 है। वर्तमान लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजनों की टोटल संख्या कितने हैं, 52 है। हर विगत परीक्षाओं में यह इनकी संख्या पूछी जाती है। 52 कितना लगाएंगे, 52 लगाएंगे। और जब पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो आप वर्ण लगाएंगे, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि है। हिंदी हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। और विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछेगा तो ये हर 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी उद्भव का सही क्रम है, पहले संस्कृत है, फिर पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, उसके बाद फिर हिंदी प्रारंभ हुई। आइए अब वर्णों के भेद में जानते हैं कि अभी हम आप लोग को आगे बताए हैं कि जो हिंदी का वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन के दोनों संयोग से मिलकर बना है, जिनकी टोटल संख्या 52 होती है। अब स्वर की संख्या कितनी होती है, संख्या इनकी 11 होती है। स्वर के 3 भेद होते हैं और मात्राएं इनकी 10 होती हैं। संख्या के आधार पर इनको अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ के रूप में बांटा जाता है। और इनके जो 3 भेद हैं वो हर्ष स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं और प्लुत स्वर हैं। मात्राएं 10 होती हैं, आप लोग जानते होंगे। और आइए अब जानते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण कैसे है। मूल व्यंजन में मूल संख्याएं 33 होती हैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और उष्म व्यंजन भी 4 हैं। और तब इनकी मूल संख्या 25, 4 29 और 4 33, कुल संख्या 33 हो जाती है। और इनकी कुल संख्या 39 है। इसमें आइए जाने इनकी कौन कौन से व्यंजन इसमें शामिल हैं। तो स्पर्श व्यंजन इसमें 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, उष्म व्यंजन 4 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं और द्विगुण व्यंजन 2 हैं। इसलिए इनकी कुल संख्या 39 हो जाती है। और इनके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिनके बारे में अभी हम जाने हैं कि इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। और उष्म व्यंजन, इनकी संख्याएं 4 होती है। यहाँ पे नोट के रूप में लिखा हुआ है कि जो लघु ई और दीर्घ ई एवं री है ये स्त्रीलिंग वर्ण हैं। अर्थात ये पूछता है कि वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में हैं। तो वो लघु ई, दीर्घ ई और री है। आप ध्यान रखिएगा, ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। स्वरों के स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें आप लोग जान गए कि वो 11 स्वर कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, जिसमें से री को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि री संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे जैसे कृपा, नृप और मृत, ये 3 शब्द री की मात्रा से बने हुए हैं। र, हलंत, धन, लघु ई से री का निर्माण होता है। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के लिए किया जाता है। और यह वर्णमाला में लघु ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम दीर्घ ऊ के पश्चात आता है। आइए अब जानते हैं कि स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन क्या होता है। कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बनता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। और उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क्षत्रिय में क्षत्रिय शब्द का निर्माण क हलंत श से मिलकर हुआ है, जिसमें जो क हलंत है ये स्वर रहित है और जो श है ये स्वर सहित है। इसमें जो स्वर है छुपा हुआ है और क हलंत से क पे हलंत लगाने से इसमें ये स्वर रहित हो गया है। आइए अब जानते हैं
कि नुक्तायुक्त ध्वनियाँ क्या हैं और इनके बारे में किसने बताया था। हिंदी में क, ख, ग, ज और फ ये 5 नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं जिनके बारे में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। अर्थात पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं, तो उसमें से क, ख, ग और ज और फ ये नुक्तायुक्त ध्वनि हैं जिनके बारे में शिव प्रसाद सितारे हिंद जी बताए थे। अब आइए जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने वर्गीकरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 वर्गीकरण हैं और आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। जैसे अ, लघु ई, लघु उ और री, अर्थात इसे कह सकते हैं कि इनकी संख्या 4 होती है, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर क्या होता है, आइए जानते हैं। जो वर्ण 2 खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला सजातीय स्वर, वो जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है और उसमें वो 3 संख्याओं में कौन कौन शामिल हैं? वो 3 संख्याओं में आ शामिल है, दीर्घ ई शामिल है और दीर्घ उ शामिल है। ये इनकी संख्या 3 इसलिए होती है और इन्हें सजातीय स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये समान वर्णों से मिलकर दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। जैसे आ का निर्माण अ धन अ से मिलकर होता है और दीर्घ ई का निर्माण लघु ई धन लघु ई से मिलकर होता है और लघु उ का निर्माण दीर्घ उ का निर्माण लघु उ धन लघु उ से मिलकर बनता है। इसलिए इन्हें स्वजातीय स्वर कहा जाता है। विगत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे, जिसमें आ शामिल है, दीर्घ ई शामिल है और दीर्घ उ शामिल है। इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो पूछेगा कि या तो उस परीक्षा में पूछ सकता है मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तब पर भी 3 ही होती है। और सजातीय स्वर पूछेगा तब पर भी उनकी संख्या 3 ही होती है, क्योंकि सजातीय स्वर को ही मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और मूल दीर्घ स्वर आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि वो वर्ण जो समान जाति के योग से जिनका निर्माण होता है उसे ही सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। आइए अब जानते हैं विजातीय स्वर क्या होता है। तो आपने नाम से ही जान गए होंगे कि विजातीय जो विभिन्न जाति से मिलकर बनते हैं, अर्थात जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो ए है, ऐ, ओ और औ, इनकी संख्याएं 4 होती, जिसमें ये चारों शामिल हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा कि विजातीय स्वर किसे कहते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे जो वर्ण विभिन्न जाति की योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहा जाएगा और इनकी संख्या 4 होता है। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ और औ। आइए अब जानते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ का निर्माण किन वर्ण के जातियों से मिलकर बनता है। ए का निर्माण अ धन लघु ई से मिलकर बनता है, ऐ का निर्माण अ धन ए से मिलकर होता है, ओ का निर्माण अ धन लघु उ से होता है और औ का निर्माण अ धन ओ से मिलकर होता है। अर्थात ये 4 स्वर ऐसे हैं जो कि विजातीय स्वर हैं, अर्थात विभिन्न जाति के योग से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। आइए अब जानते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला अग्र स्वर है, दूसरा मध्य स्वर है और तीसरा पश्च स्वर है। आइए जानते हैं कि अग्र स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, अर्थात जिनको बोलने में जीभ का अर्थात जिह्वा का हमारा अग्र भाग सक्रिय रहे उन्हें ही हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। इसमें लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ शामिल है। इनको याद करने के लिए आपको बहुत कठिनाई का महसूस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पास के ही स्वर हैं जो कि लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ हैं। इनकी संख्याएं 4 होती हैं। मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्यरत हो उसे मध्य स्वर या मध्यम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। इसे हम लोग केंद्रीय स्वर और उदासीन स्वर के भी नाम से जानते हैं। और ये कौन सा स्वर है? ये अ है। पूछेगा कि अ
निम्न में से कौन स्वर है, तो आप मध्य स्वर लगाएंगे। अगर मध्य स्वर नहीं दिया है तो आप केंद्रीय स्वर भी लगा सकते हैं, और केंद्रीय स्वर की जगह यदि उदासीन स्वर दिया है तो उदासीन स्वर भी इसका आंसर होगा। आइए जानते हैं कि पक्ष स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कार्यरत हो उसे पश्च स्वर कहते हैं, जिसमें आ है, लघु ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है और औ है। आ पे आ को आ और आ में अंतर है, क्योंकि आ को आगत स्वर भी कहा जाता है। और अब हम जानेंगे कि कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वरों के प्रकार में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर पहला ह्रस्व स्वर है। तो आइए जानते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर के भी नाम से जाना जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं, जिसमें अ, लघु ऊ, लघु ई और री शामिल हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, लघु ई, लघु ऊ, ए, ओ, औ। अभी हम आपको पिछले कुछ ही समय में अभी आपको मैंने बताया था कि जो आ है, दीर्घ ई है और दीर्घ ऊ है, इन्हें हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जाति के वर्ण से मिलकर, एक ही जाति के स्वरों से मिलकर इनका निर्माण होता है। और ए है, ओ है, औ है, इन्हें संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और इसे हम लोग संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और हम लोग इसे विजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न जाति के स्वरों से मिलकर इनका निर्माण होता है। और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा संस्कृत में किया जाता है। प्लुत स्वर का उपयोग हम संस्कृत भाषा जैसे ओम मंत्रों का उच्चारण करने में और राम बहुत देर तक खींचने में इन प्लुत स्वरों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब दूसरे क्लास में हम लोग मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में जानेंगे।